नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये EMI इंस्ट्रूमेंटेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स इज इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि इट इज हॉट वायर। ओके, हॉट वायर मतलब क्या होता है कि ये गर्म है, तो इट मीन्स इट विल हैव इट्स थर्मल इफेक्ट। ओके, इसका थर्मल इफेक्ट होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हॉट वायर जो होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इफेक्ट। का मतलब ये हुआ कि दैट द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ वायर जो है इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है। एंड जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ AC एंड DC करंट, दोनों को ये मेजर करता है। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज द हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट फॉर नोइंग देयर मैग्नीट्यूड, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अब एक बात और याद रखिए कि इसमें कौन सी वायर होती है, प्लेटिनम इरिडियम होती है। व्हेन द करंट इज पास थ्रू फाइन प्लेटिनम इरिडियम वायर इट गेट्स हीटेड अप एंड एक्सपैंड्स। ठीक है। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, इसमें जो पॉइंटर होता है ना, द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट। So this expansion is directly proportional to the heating effect of the current and hence directly proportional to the square value of the RMS value of the current. The meter may be calibrated to read the RMS value of current. तो hot wire क्या होता है? It is used for both AC and DC current. इसका थर्मल इफेक्ट प्रिंसिपल यही कहता है that the length of the wire increases because of the heating effect of the current flowing through it. When the current is passed through fine platinum iridium wire, तो क्या होता है, the wire gets heated up and it expands. And expansion causes the pointer to deflect, okay, indicating the value of the current. And this expansion is directly proportional to the heating effect of current and hence directly proportional to the square of the RMS value of current. Next question है, which of the following is a dynamic characteristic of instrument? Fidelity, resolution, threshold and hysteresis. Answer will be fidelity. Fidelity क्या होती है? Where the output should come as exact replica of the input signal, है ना? The faithful reproduction of the message, exact input signal. ठीक है। देखिए, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, which are changing rapidly with time, which changes rapidly with टाइम। ओके, इसको डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लाइक स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, एक आपका हो गया स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, एक हो गया आपका मेजरिंग लैग, ठीक है, एक हो गया आपका फिडिलिटी जो आपने लिखा ही है तो क्वेश्चन में, एक है आपका डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर that means which changes rapidly with time and speed of response, measuring lag, fidelity and dynamic error, ये सारे किस में आते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है। स्टैटिक क्या होता है, which do not vary with time, that means which are slowly varying with time, मोस्टली कांस्टेंट होते हैं। इसके होते हैं जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, थ्रेशोल्ड, ड्रिफ्ट स्टेबिलिटी, टॉलरेंस, रेंज, ये सारे क्या हैं आपके स्टैटिक हैं। ठीक है। ये जो ऑप्शन 4 है हिस्टेरेसिस, इट इज नाइदर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक नॉर डायनेमिक। ठीक है, ना ही ये स्टैटिक है नॉर डायनेमिक है। इट इज वन ऑफ द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम जनरली बोलते हैं कि अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है ये हिस्टेरेसिस। ठीक है। एंड जो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 है, ये बोथ आर इनकरेक्ट क्योंकि ये दोनों क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोथ आर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रिजोल्यूशन एंड थ्रेशोल्ड ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अंडरस्टूड। फिडिलिटी मैंने आपको बताया, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ फेथफुल रिप्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन इनपुट विदाउट एनी डायनेमिक एरर, जिसमें कोई भी एरर ना हो, विदाउट एनी एरर इट इज कैपेबल ऑफ reproducing the changes in input. Resolution क्या होता है, smallest quantity being measured which can be detected with certainty by an instrument. Smallest change in input which can be detected. Smallest quantity being measured which can be detected. Threshold क्या होता है, if the instrument input is increased very gradually from zero, there will be some minimum value below which no output change can be detected. Minimum value जो होती है, it defines as the threshold of the instrument.
मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का इनपुट है ये जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इफ द इंस्ट्रूमेंट इनपुट इज इंक्रीजिंग वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो, तो देयर विल बी सम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, बिलो विच, जिसके नीचे कोई भी आउटपुट चेंज डिटेक्ट नहीं हो सकता, नो आउटपुट चेंज कैन बी डिटेक्टेड, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। हिस्टेरिसिस क्या होता है? द डिफरेंट आउटपुट इफेक्ट्स व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following transducers is used for transmitting as well as receiving acoustic energy in an ultrasonic flow meter? LVDT, RTDD, piezoelectric crystals और थर्मिस्टर। आंसर, क्वेश्चन ने पूछा जो ट्रांसमिट के भी काम आता है, रिसीव करने के भी काम आता है अकॉस्टिक एनर्जी इन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। द आंसर विल बी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, क्योंकि पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है कि बाय मीन्स ऑफ दिस प्रिंसिपल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? इसमें एक्चुअली क्या होता है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में 2 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड और गैस। जैसे ये आपका एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ट्रांसमीटर का हो गया, ये रिसीवर का हो गया। सो ये एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है जिसमें 2 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं in liquid or gas separated by a distance d. तो one of the crystal act as transmitter and the other one act as receiver. तो transmitter क्या करता है? अल्ट्रासोनिक पल्स emit करता है which receiver at the receiver a time delta t later, जो कि ये receiver रिसीव करता है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो it has no moving part and allows bidirectionally flow. इसका क्या होता है? no moving part, कोई moving part नहीं होता, and allows bidirectionally flow, bidirectionally flow अलाउ करता है। इसका लीनियर रिलेशन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या है आपका? ये आपका मेगर है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज योर मेगर, दिस इज योर स्पेक्ट्रम एनालाइजर, दिस इज योर शेयरिंग ब्रिज, दिस इज योर डिजिटल काउंटर कोड्स, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए जो मेगर होता है मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब कि फर्स्ट का 3 है, सॉरी ए का 3 है। फिर आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स करता है, दैट मीन्स बी का 4 है। फिर शेयरिंग ब्रिज क्या करता है? शेयरिंग ब्रिज आपका मेजरमेंट ऑफ लॉस एंगल ऑफ डायरेक्ट्रिक। फिर डिजिटल काउंटर कोड्स क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। अब देखिए 3 4 1 2 किस में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर इट इज यूज्ड टू मेजर हार्मोनिक्स, ठीक है, मतलब इट मेजर्स द पावर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ नोन एंड अननोन सिग्नल, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इनपुट सिग्नल। ये क्या करता है? किसी इनपुट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है वर्सेस फ्रीक्वेंसी विद इन द फुल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल काउंटर क्या करता है? इट मेजर्स द फ्रीक्वेंसी बाय काउंटिंग नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। ये क्या करता है? ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज क्या करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर डिसिपेशन फैक्टर, ये डिसिपेशन फैक्टर मेजर करता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट्रिक लॉस। जैसे आपने बोला होगा ना टैन डेल्टा, आपने पढ़ा होगा ना, टैन डेल्टा इक्वल टू, सॉरी टैन डेल्टा यही होता है ना, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज टैन डेल्टा, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे मेगर क्या करता है? इट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं। इट इज यूज इन सेवरल एरियाज, जैसे मल्टीमीटर में भी यूज होता है, ठीक है, ये आपके ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में भी यूज होता है। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट कैन मेजर ग्रेटर देन 1000 मेगा ओम्स। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ जनरेटर एंड ओम मीटर। मेगर किसका बना होता है? जनरेटर का होता है, एंड प्लस इसमें एक ओम मीटर भी होता है, अंडरस्टूड। तो प्रिंसिपल ऑफ मेगर इज बेस्ड ऑन मूविंग क्वाइल। इसका जो प्रिंसिपल है मेगर का, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मूविंग क्वाइल। Moving coil, when current is flowing in a conductor, it is placed, which is placed in a magnetic field, experiences a torque, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following error is caused by poor calibration of instruments? Random error, gross error, systematic error, precision error. The answer will be systematic error is caused by poor calibration of instrument. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स 3 टाइप्स की होती हैं।
एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एक होती है आपकी इन्वायरमेंटल एरर्स और एक होती है आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं ये तो इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, ड्यू टू मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लोडिंग इफेक्ट की वजह से होती है। जो इन्वायरमेंटल एरर्स होती हैं ड्यू टू कंडीशंस एक्सटर्नल्स जो होते हैं to the measuring device including conditions in area surrounding the instrument. They may be effects of, इसमें effects हो सकते हैं टेम्परेचर के, प्रेशर के, ह्यूमिडिटी के, डस्ट के, है ना, वाइब्रेशंस के और एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऑब्जर्वेशनल एरर्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस or reading in the instruments. Wrong observations may be due to parallax. In order to reduce the parallax error, highly accurate meters are required. So meters provided with mirror scales, it is one of the examples. Okay. Next question है आपका, the deflecting torque in analog measurement device is, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम जनरली टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट ऑफ दी कॉइल होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट थ्रू दी कॉइल। ठीक है, देखिए हमें 3 टाइप के ऑपरेटिंग टॉर्क चाहिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है एक, तो जो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इन एनालॉग मेजरमेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट थ्रू दी कॉइल। मतलब जो टॉर्क विच इज नीडेड टू मूव द पॉइंटर, एक कैलिब्रेटेड स्केल है, द टॉर्क विच इज नीडेड टू मूव द पॉइंटर ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल, जिसमें हम पॉइंटर को मूव करा सकते हैं किसी कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। इट कैन ओवरकम द इनर्जी ऑफ मूविंग सिस्टम, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। दूसरा आता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क को इट इज, ये क्या करता है? टू कंट्रोल द पॉइंटर, ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल द पॉइंटर टू अ डेफिनिट वैल्यू, टू अ डेफिनिट वैल्यू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इसको कंट्रोल करता है, विच इज बीइंग मेजर्ड, विच इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अगर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो पॉइंटर जो होगा इट विल स्विंग बियॉन्ड इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन एंड डिफ्लेक्शन विल बी इंडेफिनिट। ठीक है, डिफ्लेक्शन इंडेफिनिट हो जाएगा अगर पॉइंटर को आप कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो। फिर आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट्स अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो होता है इट एक्ट्स अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एंड दूसरा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट पॉइंटर ऑलवेज ऑसिलेट्स ड्यू टू इनर्शिया टू ब्रिंग द पॉइंटर टू द रेस्ट। मान लीजिए ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 50 है, जो भी 10 रीडिंग है, तो 0 पे आने के लिए टू ब्रिंग द पॉइंटर रेस्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम बाय रिड्यूसिंग ऑसिलेशंस, हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं विदाउट अफेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। तो याद रखिए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट एवरेज। मूविंग आयरन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगर यहाँ पे मैंने लिखा मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन में क्या होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हॉट वायर में क्या होता है, जो आपका हॉट वायर होता है, इफ आई से, जो आपका ये हॉट वायर है, हॉट वायर में क्या होता है कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन टू द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। और इंडक्शन टाइप में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन टाइप में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स द आयरन मूव्स इन अ डायरेक्शन टू कॉज coil inductance to be constant, mutual inductance to be minimum reluctance path or decrease in the flux passing through it. Answer will be minimum reluctance path होना चाहिए। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC मेजरमेंट्स, ये दोनों के लिए यूज होता है, AC एंड DC मेजरमेंट्स के लिए ये यूज होता है। बट मूविंग आयरन कनेक्टेड थ्रू द करंट ट्रांसफॉर्मर, अगर ये करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कनेक्टेड है, block DC supply, if it is connected through current transformer, then ये क्या करेगा, it blocks DC supply, so that moving iron connected through current transformer is only used for AC measurement। इसीलिए अगर ये current transformer से connected है तो ये AC के लिए तब use होगा। ठीक है, मूविंग आयरन मीटर जो होता है इट हैज अ लार्ज मैग्नेटिक रिलेक्टेंस, ठीक है, एज कंपेयर टू दी PMMC मीटर। तो दैट्स व्हाई मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मूविंग आयरन मीटर। इसके लिए ज्यादा पावर चाहिए होती है, मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक रिलेक्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो जनरली देखिए मूविंग आयरन जो होता है इट इज अ यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ AC एंड DC।
quantities. These instruments can withstand large loads, काफी large loads के प्रति ये withstand कर सकते हैं. They are not damaged even under severe overload conditions and it is very cheap. ये simple होता है construction में, इसीलिए cheap भी होता है. Disadvantage क्या होता है कि these instruments suffer from error ड्यू टू इसमें हिस्टेरिसिस होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और इसमें एक स्ट्रे लॉसेस होते हैं. ठीक है. एंड द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन. तो आंसर आपका रिलक्टेंस पाथ होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following principles is utilized in electrodynamometer type instrument? Magnitude effect, force between two permanent magnets, force between two current carrying coils और force between a magnet and a current carrying coil. देखिए हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर. इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर क्या होता है? It use the principle of electrodynamic effect और force between two current carrying coils. इसमें हम कौन सा principle use करते हैं? Force between two current carrying coils. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, these instruments are the modified form of PMMC. ये modified form होता है किसका? It is the modified form of PMMC. ठीक है. यहाँ पे magnetic field is produced by टू एयर कोड फिक्स्ड कॉइल्स. देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैकेनिकल फोर्स होता है इसमें एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. मान लीजिए दीज आर द टू कंडक्टर्स एंड हियर द करंट्स आर फ्लोइंग. तो दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि मैकेनिकल फोर्स इसमें एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. इट एसेंशियली कंसिस्ट्स ऑफ, एक इसमें फिक्स्ड कॉइल होती है, एक इसमें मूविंग कॉइल होती है. एंड फिक्स्ड कॉइल इट इज अगेन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स which are placed close together, जिनको इतना नजदीक रखा जाता है, parallel to each other. और मूविंग कॉइल जो होती है इट इज pivoted into fixed coils. इसमें एक पॉइंटर होता है. ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए. एंड इट हैज अ स्क्वायर स्केल. ठीक है. अब इसमें जब दो वायर्स के बीच में फोर्स होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी होगा ना, वो हम कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच एंगल इन टू वॉटमीटर मेथड 1 वॉटमीटर शो 0 रीडिंग्स. देखिए अब ये तो देखिए आपको बताना थोड़ा सा मुझे लगता है इसका थोड़ा सा इसमें डायग्राम के थ्रू भी कैसे बताऊं. इसमें 3 वायर्स होती है ना आपके पास, रेड, येलो, ब्लू. फिर इनका एक इस तरह से कोई डायग्राम भी होता है. अभी मैं टाइम लगेगा उसको बताने में कि येलो में भी ऐसी कॉइल्स होती हैं, फिर इसके पैरेलल रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से. फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार फॉर्म में ये कनेक्टेड होते हैं, 3 इम्पिडेंसेस कनेक्टेड होते हैं. तो ये अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ये 3 फेज 2 वॉट मीटर है. आंसर इसका जो आएगा वो होगा phi इज इक्वल टू 60 डिग्री. 2 वॉट मीटर मेथड में वॉट मीटर 0 रीडिंग शो करेगा phi इक्वल टू 60 डिग्री. रीडिंग जो 2 वॉट मीटर्स की होती है वो W1 इक्वल टू VRB cos W1 इक्वल टू VRB IR cos 30 माइनस 5 होता है. एंड इसमें जो W2 होता है दिस इज इक्वल टू VYB IY cos 30 प्लस 5 होता है. ठीक है. तो 2 वॉट मीटर के बीच में रीडिंग 0 कब आएगी? जब phi 60 डिग्री होगा. cos 90 0 होता है. ठीक है. तो ये इस तरीके से होगा. टोटल पावर जो होगी W1 प्लस WT होगी. ये तो फिर देख आपको बाद में पता चलेगा. अभी तो phi इक्वल टू 60 ही रखेंगे. टोटल पावर इज पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंप्रेशन इंडेक्स, स्वेलिंग इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम फैक्टर. द आंसर विल बी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. क्यों? देखिए इसमें क्या होता है कि जनरली टाइम फिटिंग मेथड जो होता है इट इज द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज CV, इन द कंसोलिडेशन टेस्टिंग इन लेबोरेटरी. इन दिस मेथड द ग्राफ जो होता है, अभी चलिए अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना याद रखिए कि एक फिटिंग मेथड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इंप्रूव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एक्यूरेसी, फिडिलिटी, प्रिसीजन और रिजोल्यूशन. द आंसर विल बी प्रिसीजन. देखिए एक्यूरेसी तो पता है कि इट इज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस विद विच द रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू. इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस with which the reading approaches the true value of the quantity to be measured. ठीक है. फिडिलिटी, प्रिसीजन क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ, जहां भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो वहां प्रिसीजन आता है.
It is the measure of reproducibility that is given a fixed value of quantity. Precision is a measure of the degree of agreement within the group of measurements. लेकिन precision जो होता है does not guarantee accuracy. इसमें accuracy मिलने की संभावना नहीं होती है. An instrument जिसके more significant figures होते हैं उसके ज़्यादा precision होता है. Resolution क्या होता है? The smallest change in output to the change in input is known as resolution. It is the smallest measurable input change. ओके तो आज के लिए इतना ही. आपको अगर मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, थैंक यू.